हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2018 का पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज आपका 27वां प्रश्न है। यदि मुंबई के लिए कूट है LSJXVC तो दिल्ली के लिए कूट क्या है। देखिए यहाँ पर अगर आप मुंबई को देखें, देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आपका मुंबई है, आपका BA और I, और इसके नीचे ठीक ये दिया हुआ है, इसके लिए कूट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? L, फिर ये S, ये J और ये X, फिर ये V और ये C। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर L से अगर M यानी M से जो L आया है इसमें एक का डिफरेंस है, एक का यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि L यानी आप देखेंगे L के बाद क्या आता है? M आता है, और हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, यानी M से L पर जा रहे हैं, तो इसलिए एक का डिफरेंस है। इसी तरह से U से S की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें -2 का डिफरेंस है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि जो ये वाला जो है आपका, तो क्या होता है ये STU, यानी यहाँ से आप इधर जाएंगे तो 2 का दूसरे नंबर पर पड़ रहा है ये, इसलिए यहाँ पर -2 का देखने को मिल रहा है। M से J की बात कर लें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर -3 का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये मैं लिख के बता दे रहा हूँ 3 का कैसे है, JKLM, तो यानी कि यहाँ से अगर आप चलेंगे इस साइड से तो ये तीसरे नंबर पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर M से J पर 3 का है। ठीक इसी तरह से इस क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 4 का देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप 4 का देखेंगे तो कैसे BA, इधर Z, बाई और फिर ये आपका ये X, तो आप यहाँ से अगर काउंट करेंगे यहाँ से, यानी कि आप देखेंगे तो ये चौथे नंबर पे पड़ रहा है, 4th पर पड़ रहा है, तो ये इसमें 4 का है। A से B तक की बात करें तो यहाँ पर आपका 5 का आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपका जो है 6 का आ रहा है, आप निकाल के देख लीजिए, यहाँ पे 5 का है यानी कि, और यहाँ पर आपका 6 का है। इसके लिए या इस तरह के जो प्रश्न जो होते हैं इनके लिए सबसे जरूरी ये है, आपको जो अंग्रेजी वाली वर्डमाला है वो पूरी आनी चाहिए। 26 जो लेटर हैं वो पूरे आपको याद होने चाहिए, उनका क्रम याद होना चाहिए, और रिवर्स में भी आपको पता होना चाहिए कौन सा लेटर किसके बाद आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए दिल्ली की हम देख लेते हैं, यानी आपका जो दिल्ली है इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना आप दिल्ली के लिए, यहाँ पर चूंकि एक कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि D के से पहले का सब एक कौन सा आएगा, D से पहले का जो लेटर है वो आपका C आएगा। यहाँ पर यानी सेकंड टाइम पर यहाँ पर क्या है, 2 कम हो जाएंगे, यानी आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर CDE, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे सेकंड टाइम पर ये आपका यहाँ पर भी C आ रहा है आपका, ठीक है। C से E से दो पहले चलना है यहाँ पर हमें। L की बात कर लें तो L से क्या है, 3 पहले चलना है, तो आप इसका L का भी देख लीजिए। L का आपका जो बनेगा ये बनेगा IJKL, तो यहाँ से आप चलेंगे तो ये तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका I आएगा। H की बात कर लें तो H यानी यहाँ पर आएगा -4, यानी इससे चौथा जो आगे का चौथा जो होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर H की बात हो रही है, तो H के लिए आप देख लीजिए, यानी ABCDEFGH, और आगे फिर I है, I तक बना लेते हैं, तो H से देख लेते हैं, तो H से कौन सा देखना है, चौथा, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, D आएगा। अब I से हमें क्या देखना है, I से हमें 5वां देखना है, I से हमें 5वां देखना है, तो I से 5वां देख लीजिए। I है आपका ये वाला 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी D आ रहा है, यानी दिल्ली के लिए कूट जो बनेगा वो CCIDD बनेगा, तो यानी यहाँ पर आपका आंसर है आपका 27 का A वाला। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको अपनी पूरी वर्णमाला अंग्रेजी वाली है वो याद होनी चाहिए, यानी कि सीक्वेंस में आगे से भी और पीछे रिवर्स में भी याद होनी चाहिए। अब देखिए 28वां प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का है आपका। यदि रमन को 1 2 3 4 5 के रूप में तथा दिनेश को 6 7 5 8 4 9 के रूप में लिखा जाता है तो हमाम को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख के देख ले रहे हैं, जो आपका रमन है ये वाला MON, तो ये किसके रूप में लिखा गया है, 1 2 3 4 और 5 में। दिनेश को बताया गया है कि जो दिनेश है आपका, ये इसको भी लिख ले रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा गया है आपका 6 7 5 8 4 9, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, यहाँ पर जैसे एन के लिए यहाँ पे 5 यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एन के लिए 5 यूज हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी लेटर हैं उनके लिए एक डिजिट असाइन किया गया है।
अब देखिए हमाम, यानी हमारा जो हमाम हमें लिखना है, हमाम का हमें लिखना है, कौन कौन सा लेटर यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, कौन कौन सा हमें इस लेटर के लिए डिजिट असाइन करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमाम को अगर हम देखें तो आप देखेंगे एम के लिए क्या है, एम के लिए 3 असाइन किया गया है, तो एम के लिए आपका 3 हो गया यहाँ पर। ए की बात कर रहे हैं, ए के लिए क्या असाइन किया गया है, आपका 2 किया गया है, यानी कि 2, यानी कि ये ए, ये इसके लिए भी 2, एम के लिए क्या है, ये भी यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए भी क्या है, इसके लिए 3 एम के लिए। एच की बात कर लें तो एच के लिए 9 डिजिट असाइन किया गया है, 9, तो यहाँ पर आपका ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से क्रम क्या बनेगा, 9 2 3 2 3, तो यहाँ पर आंसर होगा 28 का आपका बी वाला। 29वां प्रश्न है अब आपका, यदि x -3 और -1 के बीच में है तथा y -1 और 1 के बीच में है, तो x² - y² निम्नलिखित में से किन के बीच में होगा। देखिए ये बेसिकली आपका क्लास 6 में इस तरह के प्रश्न होते हैं, और क्लास 6 में आपने स्केल तो पढ़ा होगा, यानी आपने जो धनात्मक ऋणात्मक स्केल जो होता है उसको देखा होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो स्केल होता है उसमें ये बीच वाला जो टर्म होता है, ये बीच जो में होता है, ये यहाँ पे 0 आता है। एक तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और एक तरफ आपके ऋणात्मक अंक चलते हैं। तो सबसे छोटी जो धनात्मक है वो आपकी कौन सी है, 1 है। इसके अलावा ऐसे चलती जाती हैं 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन, यानी कि अनगिनत है। इसी तरह से इधर भी, इधर यानी लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ऐसे चलती जाती हैं, आगे तक ये बढ़ती चली जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर धनात्मक की बात कर लें, यहाँ पर यानी कि ये धनात्मक वाला जो पोर्शन है इसमें 1 जो है वो सबसे छोटा होता है। उसी तरह से ऋणात्मक में क्या है, -1 जो है वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि -1 के बाद जितने भी आपके आएंगे, माइनस मान लीजिए 1000 जो भी है, वो इससे छोटे होंगे ना कि बड़े। ये आपको रूल पता होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि x जो है -3 और -1 के बीच में है, यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि ये x जो है ये -3 और किसके बीच में, -1 के बीच में है। यहाँ पर आपका यहाँ कहीं x है, तो ऑब्वियस सी बात है जब x -3 और -1 के बीच में है, और अभी मैंने आपको बताया था -k में जो सबसे छोटा आपका डिजिट होता है वो सबसे बड़ा होता है, वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो -1 है वो x से बड़ा है और -3 जो है वो x से छोटा है, क्योंकि हमसे पहली बात कह दी गई है कि यदि x -3 और -1 के बीच में है। तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा यहाँ पे इक्वेशन। अगला जो कहा गया है कि y जो है -1 और 1 के बीच में है, यानी यहाँ पर हम y के लिए लिख लेते हैं। y किसके बीच में, ये आपकी एक तरफ -1 है और दूसरी तरफ आपका क्या है, 1 है, इनके बीच में है y। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 1 बड़ा है y से और -1 छोटा है किससे, y से। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा। यहाँ तक आप क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हमें जो पूछा गया है वो स्क्वायर के फॉर्म में पूछा गया है, x² - y²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो कर लीजिए यहाँ पे वर्ग। अब देखिए यहाँ पे 3 का अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। इधर आपको यानी कि x² आ जाएगा ये वाला, और ये आपका चूंकि आपने पढ़ाई होगा कि माइनस और का जब माइनस में होता है, ठीक है, तो क्या होता है, प्लस बन जाती है। ये बात आपने पढ़ा होगा कि माइनस का जब मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो प्लस हो जाता है। तो -3 मल्टीप्लाई इसका -3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक का हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक सी बात है। इसी तरह से -1 का -1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे क्या ये साइन जो पहले आपके इस तरह के साइन थे, यानी कि आप देख रहे थे x <(-1 -3 x), क्या वो साइन अब चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। अब यहाँ पर साइन किस तरह से लगेंगे, यानी कि यहाँ पर x² किससे छोटा है, 9 से छोटा है, यानी 9 इज ग्रेटर देन x², यानी x² किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। कुछ इस तरह के साइन अब हो जाएंगे यहाँ पर, यानी अगले चरण में आपके साइन कुछ इस तरह के हो जाएंगे। अब देखिए इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में थोड़ा सा झोल देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर -1 का स्क्वायर करते हैं, -1 का हम यहाँ पर करते हैं स्क्वायर, तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। चूंकि यहाँ पर इसके दूसरी तरफ भी 1 लिखा हुआ है, भाई दूसरी तरफ भी 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 को यहाँ पर हटा देंगे। -1 को हमने हटा दिया, और आपने देखा है कि -1 से पहले एक यहाँ पर स्केल पर एक 0 और है। -1 से पहले क्या है, 0 है। अगर हम -1 का यहाँ पर क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कोई तुकबंदी नहीं बनेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस -1 को निकाल देंगे और इसके स्थान पर 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 ये आपका हो जाएगा y², ठीक है, और 1 का वही 1 ही रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इस तरह से आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है x² - y², ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर x² - y² के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर मिनिमम ऑफ जो x² है, x² का मिनिमम सबसे पहले यहाँ पर इसके आगे क्या आएगा, मिनिमम ऑफ x², ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम ऑफ माइनस मैक्सिमम ऑफ
बाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मिनिमम x का क्या है, मिनिमम यहाँ पर 1 है, ठीक है। बाई का मैक्सिमम क्या है, बाई का जो मैक्सिमम ये भी 1 है, तो ये 1 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि इस तरफ आपका जो आएगा वो आपका 0 आएगा, यानी कि 0 इस तरफ आएगा। अब इस तरफ का हम निकाल लेते हैं, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर, मिनिमम ऑफ बाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 9 है, यानी कि एक्स स्क्वायर से बड़ा कौन सा है, 9 है। तो अब ऐसी बात है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और इसमें से किसको घटा देंगे हम, यहाँ पर मिनिमम ऑफ बाई स्क्वायर। तो बाई का मिनिमम कौन सा है, यहाँ पर बाई वाले पद में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में 0 मिनिमम है, तो 9 में से अगर आप 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पर तैयार हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू जो है 0 और 9 के बीच में लाई कर रही है, आप ये देख रहे हैं। यानी कि ये पद जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर 0 से बड़ा है, किंतु ये 9 से छोटा है। और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन के बीच में इसकी वैल्यू होगी, तो ये 0 और 9 के बीच में होगी। तो आंसर है यहाँ पर आपका डी वाला। 30वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, एक्स और बाई 1 के अलावा धन पूर्णांक है तथा बाई x से बड़ा है। ठीक है, समझने वाली बात है, 1 के अलावा, यानी कि हमें x और y को 1 नहीं मानना है, इनसे बड़ा मानना है। और यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है कि जो y की वैल्यू लेंगे वो x से ज़्यादा होगी, यानी y x से बड़ा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x और y जो है 1 के अलावा धन पूर्णांक है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर आपकी अगर इक्वेशन बनानी चाहें तो ये y x से बड़ा है और 1 हमें लेना नहीं है, तो यानी 1 से भी ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, यानी आप देख पा रहे हैं, यानी 1 से x बड़ा है और x से क्या है, y बड़ा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि जो x की वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू, क्योंकि x हमें छोटा लेना है, y की वैल्यू ज़्यादा लें, x की वैल्यू 2 मान लेते हैं और y की वैल्यू हम मान लेते हैं 3। तो सबसे पहले हम इस वाले में रखकर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी संख्या को निरूपित करता है। तो हम यहाँ पे इस वाले यानी पहला वाला जो आपका दिया हुआ है विकल्प, इसमें यहाँ पर वैल्यू एक्स वाई की रखकर देखते हैं। तो 2 × 3 यहाँ पर क्या आ जाएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगा। x अपॉन बाई, यानी अगर आप x अपॉन बाई को निकालें, यानी 2/3, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप भाग दीजिए, इसमें ये आ जाएगा दशमलव, यानी 0.66, इस तरह से आ जाएगा। बाई अपॉन एक्स का मतलब हो गया 3/2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपको प्राप्त होगी वैल्यू 1.5। अगला है x प्लस बाई और एक्स वाई। एक्स प्लस बाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 + 3 अपॉन एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, 6। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका इस कुछ इस तरह से बन जाएगा 5/6, और जब आप इसको आगे करेंगे सॉल्व तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू 0.83। अब चूंकि यहाँ पे पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी संख्या को निरूपित करता है, तो यहाँ पर आपका एक्स वाई जो है सबसे बड़ी संख्या को निरूपित कर रहा है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 आ रहा है, बाद में आप सब में देख रहे हैं कम कम आ रही वैल्यू। भाई सबसे बड़ी वैल्यू 6 इसमें ही तो आ रही है x × y करने पर, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 30 का यहाँ पर ए वाला। अगला प्रश्न है अब आपका निर्देश प्रश्न संख्या 31-32 के लिए है। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके पश्चात आने वाले 2 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। 6 अधिकारियों A, B, C, D, E और F के लिए किसी कार्यालय खंड की योजना इस प्रकार है। B और C दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे की दाईं ओर है, यानी B और C किस तरफ है, B और C जो है आपके जो है राइट तरफ है, यानी इस साइड में है। बी और सी राइट तरफ है, यानी कि आप लोगों को दिशा का तो ज्ञान होगा ही होगा कि ये आपका जो राइट है और ये आपका जो है लेफ्ट है। यानी कि हम यहाँ पे बना देते हैं, एक इस तरह से आपका गलियारा है ये। ठीक है, तो इस तरफ क्या है आपका, इस तरफ राइट साइड है, राइट साइड में कुछ ऑफिस है, और इस तरफ क्या है, इस तरफ कुछ लेफ्ट साइड में ऑफिस है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो बोला गया है कि जो बी और सी दोनों के कार्यालय हैं वो इस तरफ हैं, यानी कि ये कहाँ पर है अभी, ये अभी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। और ए का कार्यालय क्या है, गलियारे की बाईं ओर, यानी ए इस तरफ है, लेफ्ट साइड में है। कहाँ पर है अभी देखना है। ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं, किंतु उनके कार्यालय आमने सामने नहीं है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ई और एफ के कार्यालय क्या है, ये आमने सामने नहीं है। यानी ई और एफ जो है एक साइड में ई है, एक साइड में एफ है, लेकिन ये आमने सामने तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कहाँ पर ई और एफ पढ़ रहे हैं। सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं, यानी हमारे पास ये बात क्लियर होगी कि सी और डी के जो कार्यालय हैं वो क्या है, वो आमने सामने हैं। ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है, यानी कि ई जो है वो कॉर्नर पर नहीं आएगा, यानी ई जो है आपका कॉर्नर पर नहीं आएगा। एफ का कार्यालय गलियारे में ए के कार्यालय के आगे और किंतु उसी पार्श्व में है, यानी एफ का कार्यालय क्या है, जो है
ए के गलियारे के आगे है, यानी ए जो है एफ का कार्यालय क्या है, गलियारे में ए के कार्यालय के आगे है और उसी पार्श्व में है, यानी उसी रो में है। तो मान लेते हैं ए का कार्यालय कहाँ है, हम यहाँ पर ए का ये बना लेते हैं कार्यालय, ए डाल देते हैं क्योंकि हमें पता है ए जो है लेफ्ट साइड में है। तो एफ कहाँ होगा, एफ इससे आगे है, ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है, उसी पार्श्व में आगे है। अब चूंकि जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम पहले लिखते जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि बी और सी जो हैं वो क्या है, वो एक ही तरफ है, यानी बी और सी जो है आपके एक ही तरफ है, यानी हम मान लेते हैं बी आपका यहाँ पर कहीं है, ठीक है, बी राइट साइड में है और सी भी आपका क्या है, राइट साइड में है। अब चूंकि ये बोला गया सी जिस तरफ है उसी तरफ क्या है, डी भी है, तो इसका मतलब क्या है, डी आपका यहाँ पर है, ठीक है, यानी ये आपकी कंडीशन बताई गई है, ये वाला बोला गया कि सी जिस तरफ है उस तरफ क्या है, डी है। और ये बोला गया ई कॉर्नर पर नहीं है और ई जो है एफ के सामने नहीं है, तो ई कहाँ पर आएगा, ई आपका यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आपका यहाँ पर आएगा। बड़ा सिंपल था, आपका बन गया यहाँ पर आपका, यानी आप देख रहे हैं एफ किसके सामने है, एफ बी के सामने हो गया, ए ई के सामने है, डी सी के सामने है। कुछ इस तरह से आपका ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया। यदि ई अपने कार्यालय में गलियारे की ओर मुंह करके बैठता है तो उसकी बाईं ओर किसका कार्यालय है, समझना, यानी ई अपने कार्यालय जो आपका ई का जो कार्यालय है वो आप देख रहे होंगे, ई का कार्यालय किस तरफ है, राइट साइड में है। तो यहाँ बोला गया कि भाई ई अपने कार्यालय में अपना मुंह जो है इस तरफ करके बैठता है, ऐसे करके बैठता है, ठीक है। तो इसके बाईं तरफ कौन होगा, अब देखिए यहाँ पर अगर आप खड़े हो जाएं तो आपका बायां कौन सा होगा, आपकी लेफ्ट साइड यही वाली तो होगी, ये वाला। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके बगल में जो इसके बाईं तरफ सी का ऑफिस पड़ेगा। तो यहाँ पर 31 का आंसर होगा आपका सी वाला, यानी कि यहाँ पर अगर ई अपने कार्यालय में गलियारे की ओर मुंह करके बैठता है तो उसकी बाईं ओर सी का कार्यालय पड़ेगा। तो यहाँ पर 31वें का आंसर होगा आपका सी वाला। अगला है आपका एफ का या के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एफ के निकटतम पड़ोसी आपका ए वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल एक, यानी केवल एक जो है आपका एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए 33वां प्रश्न है अब आपका, ध्यान देना, आज वाले जो आप देखेंगे आज का जो सीसेट वाला पोर्शन है इसमें मोस्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दी गई है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नीचे दिए गए आलेख पर विचार कीजिए। एक आलेख है, ये कार्य का प्रस्तुत बता रहा है, यानी एक अपेक्षित प्रगति जो है यहाँ डॉट डॉट से यहाँ पे दिखाई गई है कि अपेक्षित प्रगति मानी गई थी कि यहाँ तक ये चलेगा, लेकिन वास्तविक प्रगति जो हुई है इससे कम हुई है। लेकिन बाद के समय में आप देख रहे हैं अगस्त से इसमें एकदम सुधार देखा गया है और एकदम अगस्त में मिडिल में ही ये काम पूरा हो गया है, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊपर दिए गए आलेख के संदर्भ में सही नहीं है, यानी यहाँ पर कोई एक कथन जो है गलत है, जो आपको इन्फॉर्मेशन आलेख में दी गई है इसके संदर्भ में गलत है। 1 जून को कार्य की वास्तविक प्रगति अपेक्षित प्रगति से कम थी। देखिए यहाँ पर आपका ये जो है 1 अप्रैल है, 1 मई है, 1 जून है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 जून को जो कार्य की वास्तविक प्रगति है, वास्तविक प्रगति क्या है, ये आपकी लाइन दिखाई गई है, ये वाली, ये जो प्रगति है ये यहाँ पर कहीं ये किससे, अपेक्षित प्रगति से कम थी। देखिए ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। वास्तव में ये जो आपकी अपेक्षित प्रगति कहाँ है, काफ़ी ऊपर 50% के करीब मानी गई है, जबकि यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं 25% से कम अचीव कर पाया है जून में, ये 1 जून को। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका सही है। अगला है यहाँ पर आपका कार्य की वास्तविक प्रगति की दर अगस्त महीने में सर्वाधिक थी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि यहाँ पर आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सभी महीनों में, चारों महीनों में जो कार्य की प्रगति है अपेक्षित प्रगति से कम रही है, जबकि अगस्त में क्या हुआ है, इसकी प्रगति में यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कार्य की वास्तविक प्रगति की दर अगस्त महीने में सर्वाधिक थी। ये बी वाला भी यहाँ पे सही है। सी है कार्य वास्तव में अपेक्षित समय से पहले समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान देना, आप यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी मात खा जाएंगे। हमने अगर यहाँ पर अपेक्षित प्रगति का जो कार्य है अगर उसको देखें तो ये कार्य यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसका जो समय एंड यानी कब खत्म होगा, ये एंड करने की सीमा यहाँ पर 1 सितंबर रखी गई है। ध्यान देना, यहाँ पर ये सीमा जो है 1 सितंबर मानी गई है। 1 सितंबर तक हमने ये माना है, एक्सपेक्टेड है हमारा कि कार्य यहाँ पे फिनिश होगा। चूंकि अगर आप अगस्त को देखें, यहाँ पर अगर आप क्योंकि यहाँ पर ये देख चुके हैं कि भाई हमने जो अपेक्षित प्रगति मानी थी उसके अकॉर्डिंग हमने माना था 1 सितंबर तक कार्य खत्म हो पाएगा। लेकिन अगस्त का अगर आप ग्राफ देखें, अगस्त का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखें तो हम ये देख रहे हैं कि अगस्त में मिडिल में ही, यानी 15 तारीख के लगभग, 15 अगस्त के लगभग ही कार्य समाप्त हो गया है। आप देख पा रहे हैं मिडिल में ही ये रेखा जा रही है, तो मिडिल में ही कार्य समाप्त हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, कार्य वास्तव में अपेक्षित समय से पहले समाप्त हो गया, क्योंकि हमने अपनी समय सीमा रखी थी 1 सितंबर की, लेकिन हमने कार्य कहाँ है, बीच में ही पूरा कर दे रहे हैं, यानी कि अगस्त महीने के बीच में ही लगभग पूरा हो जा रहा है। यानी आप देख पा रहे हैं मिडिल में ही लगभग पड़ रहा है 15-16 के करीब। तो यहाँ पर आपका सी वाला भी कथन आपका सही है। 1 अप्रैल से 1 सितंबर की अवधि में किसी भी समय वास्तविक प्रगति
अपेक्षित प्रगति से अधिक नहीं थी। यानी यहां पर बोला गया है कि 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर की अवधि में किसी भी समय जो वास्तविक प्रगति है अपेक्षित प्रगति से अधिक नहीं थी। देखिए यहां पर 1 अप्रैल है और आपका क्या है 1 सितंबर है, तो यहां पर आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक प्रगति जो है ये आप देखेंगे अगस्त के महीने में इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर ये कहा गया है कि 1 अप्रैल से 1 सितंबर की अवधि में किसी भी समय, किसी भी का मतलब क्या है कि जितने महीने हैं आपके मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनमें वास्तविक प्रगति से अपेक्षित यानी जो वास्तविक प्रगति है अपेक्षित से कम रही है, ये बोला गया है। जबकि यहाँ पर गलत है, आपकी अगस्त में ग्रोथ यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका ये डी वाला कथन गलत है, तो यहाँ पर आपका डी वाला ही यहाँ पर आंसर है। तो 33 का आंसर है आपका डी वाला। 34वां प्रश्न है अब आपका, एक खेल प्रतियोगिता के लिए लकड़ी के 3 खंडकों को मिलाकर बने विजेता मंच का आकार नीचे दिया गया है। उपलब्ध 6 विभिन्न रंगों में से रंग चुनने हैं और लकड़ी के तीनों खंडकों में से प्रत्येक को इस प्रकार रंगा जाना है कि कोई भी 2 खंडकों का रंग एक समान ना हो। विजेता मंच को कितने अलग अलग तरीकों से रंगा जा सकता है? देखिए आपने देखा नहीं होगा, जो अभी ओलंपिक गेम वगैरह हुए हैं तो फर्स्ट प्राइज पाने वाला यहाँ पे खड़ा होता है, सेकंड वाला यहाँ पे खड़ा होता है, तो ये वही स्टैंड है। ठीक है, तो इनको रंगने के लिए हमारे पास कितने कलर हैं? इनको रंगने के लिए हमारे पास 6 कलर हैं। बोला गया है कि हर जो स्टैंड है, जो आपका यहाँ पर ये खड़े होंगे लोग, जो विजेता खड़े होंगे, इनको किसी एक कलर से रंगना है और कलर जो है दूसरे वाले से मैच ना करे। तो देखिए आपके पास 6 कलर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाले स्टैंड को यानी 1 नंबर वाले स्टैंड को रखने के लिए आप क्या कहें 6 में से 6 कलर आप यूज कर सकते हैं, 6 में से कोई कलर यूज कर सकते हैं, विकल्प है आपके पास। अब सेकंड वाले की बात करें, चूंकि 6 कलर यहां पर थे भाई, 6 की आपकी स्वतंत्रता थी, 6 में से कोई एक ले सकते थे। अब सेकंड में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे आप भाई, 6 कलर यहां पर रखे थे तो ऑब्वियस सी बात है एक कलर आपने इसके लिए यूज कर लिया होगा, यानी एक कलर आपने इसको रंगने के लिए यूज कर लिया होगा। तो यहां पर कितने रह गए कलर? अब 5 रह गए कलर। अब इसी तरह से आप थर्ड वाले उसमें आएंगे, थर्ड वाले में आप ये देखेंगे यहाँ पे 5 कलर थे, 5 में से हमने एक कलर किसके लिए आपके सेकंड वाले स्टैंड को कलर करने के लिए निकाल लिया, तो यहाँ पर कितने कलर रह गए? 4 रह गए। अब सिंपल जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछा गया, ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, विजेता मंच को कितने अलग अलग तरीकों से रंगा जा सकता है, तो 6 × 5 × 4 यानी कि ये 120 तरीकों से इसे अलग अलग तरीके से रंगा जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला 34 का ए। निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए आलेख पर विचार कीजिए जिनमें किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर दी गई है और उसके आगे आने वाले 2 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप जन्म दर देख रहे हैं, 1970 से लेकर 2010 तक का यहाँ पे समय दिया गया है और ये यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये तो पता ही होगा आपको, और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आपकी क्या है, ईयर दी हुई है, वर्ष दी हुई है, और वाई एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर जो है प्रति 1000 में बताई गई है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ हम पहले समझा देते हैं कि 1970 के दशक में आप देखेंगे जन्म दर भी उच्च बनी हुई है और मृत्यु दर भी यहाँ पर उच्च बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ा है आप देख रहे हैं यहाँ पर जन्म दर में भी आप देखेंगे 2010 तक क्या है, कमी आई है, और मृत्यु दर में भी यहाँ पर आपको कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। 35वां प्रश्न है अब आपका, आलेख को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्ष 1990 से 2010 तक, यानी कि यहाँ पर 1990 से लेकर कहाँ तक, 2010 तक, ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ी है। देखिए वृद्धि दर कब बढ़ी मानी जाती है, जब हमारी जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, ये उच्च हो जाए और जो डेथ रेट है ये लोअर हो जाए, तभी तो माना जाता है कि भाई जन्म दर बढ़ गई होगी। तो यहाँ पर बोला गया जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ी है। अब जनसंख्या की वृद्धि दर के लिए हमारे पास जनसंख्या से संबंधित आंकड़े होना चाहिए कि भाई पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोग मर गए, उसके आधार पर निकाल पाएंगे। यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर ये कहना यहाँ पे असंभव है कि जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ी है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसी तरह से यही बात जो मैंने अभी बोली है ये वाली आपकी बी पर भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि हमारे पास ना तो पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, ना ही ये बताया गया है कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये भी नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर बी वाला भी कथन जो है ये गलत हो जाएगा। सी है जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर रही है। देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है जन्म दर और मृत्यु दर दी हुई है। यहाँ पर हमें कोई फिगर नहीं दिया हुआ है। अगर फिगर दिया होता तो हम कह पाते कि जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर रही है या फिर बढ़ी है या फिर घटी है। तो यहाँ पर सी वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर डी वाला निष्कर्ष ही निकलेगा कि जनसंख्या की वृद्धि दर किसी प्रवृत्ति को नहीं दिखाती, क्योंकि हमारे पास कोई इससे संबंधित आंकड़े नहीं है। आंकड़े होते तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है डी वाला होगा, 35 का डी। 36वां प्रश्न है अब आपका,
ऊपर दिए गए आलेख के संदर्भ में 1970 को आधार वर्ष मानकर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हमने यहाँ पर 1970 को क्या है, एक बेस ईयर मान लिया और आपको यहाँ पर जो कथन है इन पर विचार करना है। 35 वर्षों के पश्चात जनसंख्या स्थिर हो गई है। 35 वर्ष बाद यानी 1970 के 35 वर्ष कहाँ पर होगा आपका 2005, यानी 2005 आपका हो जाएंगे यहाँ पे 35 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि उन 35 वर्षों के बाद जनसंख्या स्थिर हो गई है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये स्टेटमेंट जो छोटे छोटे स्टेटमेंट जो है ना, ये बारीक बारीक से जो आपके शब्द लिखे हुए हैं यही आपको भटका देते हैं। मैंने अभी आपके पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था, यहाँ पर हमें जन्म दर दी हुई है और मृत्यु दर दी हुई है। जनसंख्या के बारे में कोई आंकड़ा नहीं है कि जनसंख्या करोड़ में है, लाख में है, कितनी है, ये कोई आंकड़ा नहीं है। और जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जनसंख्या यहाँ पर स्थिर हो गई है। तो आपका पहला वाला कथन तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन है आपका यहाँ पर 35 वर्षों के पश्चात जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो गई है, यानी कि 2005 के बाद बोली गई है कि जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो गई। स्थिर तब मानी जाती है जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बिल्कुल स्टेबल हो जाए, तब ये वृद्धि दर भी स्थिर मानी जाती है। तो आप देख रहे होंगे 2005 के बाद, यानी कि यहाँ, ठीक है, और ये यहाँ के बाद आप देख रहे हैं एक स्टेबल सा मोड देखने को मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं एक स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 35 वर्षों के पश्चात जनसंख्या वृद्धि दर जो है स्थिर हो गई है। तो सेकंड वाला यहाँ पर सही है। थर्ड है आपका पहले 10 वर्षों में मृत्यु दर में 10% की गिरावट हुई है। क्योंकि हमने यहाँ पर किसको, यानी कि यहाँ पर 1970 को बेस ईयर माना है, तो पहले 10 वर्ष कहाँ पर होंगे 1980 तक, यानी कि ये पूछ रहा है 1970 से लेकर 1980 के बीच में क्या है, पहले 10 वर्षों में मृत्यु दर में 10% की गिरावट हुई है। तो चलिए मृत्यु दर वाला हम ग्राफ देख लेते हैं। ये मृत्यु दर वाला ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 25,000 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जन्म दर और मृत्यु दर किसमें है, प्रति हजार में लिखी हुई है। तो ऑब्वियसली बात है ग्राफ कहाँ से 25,000 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना, ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ से आ रहा है और ये पूरा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आपका 20 पर नहीं आ रहा है, यानी 20 से थोड़ा ऊपर है, यानी यहाँ पर कहीं दिखा रहा है वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हम मान लेते हैं, ये वैल्यू 21,000 है। भाई ये यहाँ पर जो वैल्यू है 1980 वाली, ये वैल्यू कितनी है 21K के करीब है, यानी 21,000 है। अब यहाँ पे पूछा गया कि पहले 10 वर्षों में मृत्यु दर में 10% की गिरावट हुई है, तो निकाल लेते हैं। भाई 1970 की जो आपकी मृत्यु दर कितनी है, 1970 का जो डेथ रेट बताया गया है, डेथ रेट अगर हम फिगर में देखें, मृत्यु दर जो बताई है वो कितनी है, वो है आपकी 25 प्रति हजार। मैंने 25,000 लिख दिया है, यहाँ पे 25 प्रति हजार होगी, प्रति हजार, यानी 1,000 पर 25 बच्चे मर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से आपकी अगला है 1980 की, अगर आप देखें 1980 की जो डेथ रेट है ये कितनी होगी, ये बताइए, ये 21 प्रति हजार, 21 प्रति हजार, 1,000 पर 21 बच्चे मर रहे हैं। अब आप इनका अगर मृत्यु दर में बदलाव देखना चाहते हैं कि मृत्यु दर में कितना बदलाव आया है, इसको अगर देखना चाहते हैं तो क्या होगा, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 4 का डिफरेंस है, 4/25 × 100। आप जब इसको करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है कितना प्राप्त होगा, 16%। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1970 से लेकर 80 के बीच में जो मृत्यु दर है उसमें 16% का यहाँ पर हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ बोला गया 10% की गिरावट, 10% की नहीं हुई है बल्कि 16% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो थर्ड वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। 35 वर्षों के बाद जन्म दर स्थिर हो गई है। मैंने आपसे बताया था कि जन्म दर स्थिर कब होती है, जन्म दर आपकी स्थिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सॉरी मैंने जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा हूँ। जन्म दर स्थिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आपका ग्राफ है और ग्राफ में आप देख पा रहे हैं ये 2005 है। 2005 के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन बिल्कुल सही है कि 35 वर्षों के बाद जन्म दर स्थिर हो गई है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला 2 और 4। 37वां प्रश्न है अब आपका, चित्र ए और बी में एक फर्म में श्रमिकों की प्रतिवर्ष औसत प्रति घंटा आय यानी इनकम जो है ई निरूपित की गई है। यानी कि आपका ये ए चित्र है और ये आपका क्या है, ये बी डायग्राम है, बी ग्राफ है। चित्रों से यह देखा जा सकता है कि अब देखिए यहाँ पर इनकी जो अर्निंग है उसके बारे में, जो आय है, आय के बारे में बात हो रही है। देखिए यहाँ पर एक तरफ एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आप देख पा रहे हैं, एक तरफ इनकी क्या है, एक तरफ ईयर दिखाए गए 13, 14, 15, 16, 17, दूसरी तरफ इनकी जो आय है, इनकम है, प्रति घंटा, आय प्रति घंटे में दिखाई गई है। सेम एक पैटर्न यहाँ भी अपनाया गया है। यहाँ पर आप दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है कि ई के मूल्य अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, पहला वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। विकल्प ए जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों आरेखों में ई का मूल्य क्या है, समान है। कितना है, 40 यहाँ पर भी है और 40 यहाँ पर भी है, यानी ई का मूल्य दोनों आलेखों में क्या है, समान है। तो यहाँ पर ये वाला जो है आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा।
बी है ई के परिसर अर्थात अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर अलग अलग है। देखिए यहाँ पर ये वाला भी गलत है, यानी इनके बीच का अंतर अलग अलग नहीं है बल्कि सेम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये अंतर जो है लगभग बराबर है आपका, ये आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से ये यानी कि ये एकदम अंतर जो है एक फिक्स अंतर है, यानी कि यहाँ पर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। सेम यहाँ पर भी है, यही आपको देखने को मिल रहा है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। आलेखों की प्रवणता समान है, प्रवणता का मतलब होता है स्लोप, ठीक है, स्लोप, और स्लोप को हम मान सकते हैं एंगल, यानी कि जो एंगल होता है क्या वो समान है? हाँ बिल्कुल समान है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एंगल एक दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर भी वही सेम एंगल दिख रहा है हमारा, यानी एक ही उसी डायरेक्शन में बढ़ती हुई दिख रही है और सेम वैल्यू तक पहुँच रही है, यानी कि यहाँ पर इनकी जो प्रवणता है दोनों ग्राफों की ये समान है। तो यहाँ पर सी वाला सही है। ई में वृद्धि की दरें अलग अलग हैं, नहीं, बी में वृद्धि की दर अलग अलग क्यों है? यहाँ पर दोनों में समान है, 40 यहाँ पर भी है, 40 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2017 तक देखा गया है, यहाँ पर भी 2017 तक देखा गया है, तो ये अलग अलग कहाँ है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका केवल सही वाला जो है वो है सी वाला। 38वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए चित्रों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास चित्र दिए गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, इस स्थान पर उपयुक्त रूप से आने वाला सही उत्तर है। देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक आपका इस तरह से नीचे की तरफ से कर्व है, एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, फिर एक उल्टी तरफ से कर्व है आपका, ठीक है। यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर आपका एक यहाँ पर यानी कि कह सकते हैं जो वर्ग दिखाया गया है, एक फिर ट्रायंगल दिखाया गया है, 2 लाइनें हैं, फिर 3 लाइनें हैं, फिर 4 लाइनें हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये जो पहली वाला जो यानी पहली वाली जो रो है आपकी ये वाली, इस रो में जो जो चीज़ें दी हुई हैं वही सब चीज़ें जो है सेकंड रो में भी हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है, वही सब चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, यानी कि यहाँ पर उनका स्थान बदल गया है। यानी मान लीजिए ये वाली जो 4 लाइनें जो थी पहले इसमें लगी हुई थी कर्व वाले में, त्रिभुज वाले में, अब किस में आ गई हैं? इस वाले में आ गई हैं 4 लाइनें। यानी यहाँ पर आप इस तरह से आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई ज़्यादा टफ नहीं है टास्क। यहाँ पर ये ऊपर जो आकृतियाँ दी हुई थी वो सेम सभी आकृतियाँ, बल्कि बस थोड़ा सा उनका स्थान परिवर्तित हो गया है, नीचे वाले में आ गई हैं। अब आपकी थर्ड रो में आप देखें कि इसमें मिसिंग क्या रह गया है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर त्रिभुज वाला भी आ गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डॉट वाला भी आ गया है, यहाँ पर जो 3 वाले डंडे थे ये भी आ गए, ये 4 वाला जो डंडे हैं ये भी आ गए हैं। अब बचा क्या है? अब आपका बचा है यहाँ पर एक तो ये बचा है स्ट्रेट लाइन, और इसमें जो वर्ग लगा हुआ था ये बचा है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ये 2 पैर वाले जो थे ये और बचे हुए हैं, इस तरह से ये बचे हुए हैं यहाँ पर। तो आपकी यही आकृति होगी, सॉरी, ठीक है, आपकी आकृति होगी यहाँ पर 38 की ए वाली। तो आंसर होगा आपका ए। 39वां प्रश्न है अब आपका, निम्नांकित चित्रों ए और बी पर विचार कीजिए। क्रम से चित्र ए और बी में किसी उत्पाद की निर्माण लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रक्षेपित बिक्री दिखाई गई है। कम से कम कितने अद्धों यानी कि पीसेस का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि हानि ना हो? देखिए यहाँ पर हानि ना हो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो और ना ही हमारे लॉसेस हों, ये बात हो रही है। और ये कब संभव है? ये तब संभव है यहाँ पर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो किसके बराबर हो? वो सेल के बराबर हो। ये तब संभव है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपका ये सेल्स के बराबर हो, तो ये संभव है कि हमें हानि भी नहीं होगी और यहाँ पर कह सकते हैं लाभ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो चित्र ए है, यहाँ पर क्या है, विनिर्मित अद्धों की संख्या यानी कि जो भी पीसेस बन रहे हैं इनकी कॉस्ट जो बताई गई है वो दी हुई है, यानी कि पीसेस दिए हुए हैं, और यानी एक्स एक्सिस पर यहाँ पे पीसेस दिए गए हैं, वाई एक्सिस पर इनकी लागत दी हुई है और वो भी रुपए लाख में है। इसी तरह से यहाँ पर चित्र बी जो है आपका क्या है, ये बेचे गए अद्धों की संख्या दे रहे हैं 1000, 2000, 3000 एक्स एक्सिस पर, और वाई पर क्या दे रहे हैं इनकी लागत, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए वाले चित्र को देख लेते हैं। हमने 1000 जो आपके पीसेस हैं ये जो बने हैं ये कितने में बने होंगे आपके? आप देख लीजिए 1000 आपके कितने में बने होंगे? 6 लाख रुपए में। 1000 पीसेस, क्योंकि रुपए जो लागत है लाख में दी गई है तो ऑब्वियस सी बात है 1000 यानी 6 लाख का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 1000 में, कितना हो गया आपका? हो गया यहाँ पर आप देखेंगे 6 लाख रुपए में ये तैयार हुए हैं। ठीक इसी तरह से आप ऊपर बढ़ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि आगे बढ़ेंगे। 2000 पीस कितने में तैयार हुए हमारे? 2000 पीस आपके तैयार हुए हैं यहाँ पर कितने में? यानी 7 के सामने ये 7 लाख में तैयार हुए हैं। 3000 पीस आप देखेंगे, 3000 जो पीस है वो किसके सामने? 8 के सामने, 8 लाख के सामने। तो कितने में तैयार हुए ये 3000 पीस? ये आपके 8 लाख में तैयार हुए। सेम इसी तरह से इधर देख लीजिए, जो 1000 पीस हैं ये कितने में बेचे गए हैं भाई? ये 400 के हिसाब से बेचे गए हैं, 400 रुपये मूल्य के हिसाब से 1000 पीस बेचे गए हैं। जब 400 का 1000 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ये वैल्यू आपको यहाँ प्राप्त होगी कितनी? 4 लाख रुपए।
यानी ये 4 लाख रुपए में ये आपके 1000 पीस बेचे गए 400 के हिसाब से, यानी टोटल इनका कितना हुआ, 4 लाख हुआ। ठीक इसी तरह से 2000 पीस है। अब 2000 पीस यानी यहाँ पर कितने के बराबर, कितने में बेचे गए हैं, ये 350 के सामने आ रहा है, यानी यहाँ पर 350 के सामने आ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ, यानी आप 350 का इसमें 2000 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 7 लाख, यानी कि आपके 2000 पीस 350 के हिसाब से बेचे गए और यहाँ पे पूरा इकट्ठा कितना हुआ पैसा हमारे पास, 7 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। इसी तरह से 3000 पे जाए तो 3000 वाले में आप कर लीजिए, 3000 का 300 से कर लीजिए, तो ये कितने में, 9 लाख में बिके। ठीक है, 9 लाख में। अब देख लीजिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ नोटिस करने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है आपको। यहाँ पर एक पॉइंट है, किस कौन सा, ये वाला, यानी 2000 पीसेस हमारे कितने में बन रहे हैं, 2000 पीसेस हमारे बन रहे हैं 7 लाख में। ठीक है, इसी तरह से 2000 पीसेस हमारे कितने में बिक रहे हैं, ये भी 7 लाख रुपए में बिक रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट और नो लॉस नो प्रॉफिट वाली जो अवधारणा है वो 2000 पीसेस पर हमारी यहाँ पर निकलकर सटीक हो रही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए वाला, यानी कि हमें कम से कम 2000 जो है पीसेस का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि हमारी ना तो हानि हो और ना ही लाभ हो। तो यहाँ पर आंसर होगा 39 का ए वाला। 40वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, ये भी बड़ा सिंपल है। एक लिफ्ट में 18 वयस्क या 30 बच्चों को ले जाने की क्षमता है। लिफ्ट में 12 वयस्कों के साथ कितने बच्चे आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक लिफ्ट है आपकी और इसमें क्या है, या तो 18 एडल्ट जा सकते हैं, ठीक है, वयस्क जा सकते हैं, या फिर 30 क्या है जो आपके चिल्ड्रन हैं ये जा सकते हैं, ये बोला गया है 30 चिल्ड्रन इसमें जा सकते हैं। अब देखिए ध्यान देना यहाँ पर, अगर आप इसको काट दें, 6 का भाग हम इसमें देते हैं, 6 का भाग देने पर 6 का, तो 6 का भाग देने पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 एडल्ट आ जाएंगे आपके और इधर क्या आ जाएगा आपका, यानी ये जो 5 चिल्ड्रन आ जाएंगे आपके, यही तो होगा आपका। अब देखिए ध्यान देना यहाँ पर, जो लिफ्ट है आपकी इसमें कितने वयस्क हैं ऑलरेडी, यानी कि इसमें आपके जो हैं ये आपके 12 वयस्क हैं, 12 एडल्ट हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि 3 एडल्ट जो हैं आपके कितने बच्चों के बराबर हैं, 5 बच्चों के बराबर हैं। 3 एडल्ट जो हैं आपके कितने बच्चों के बराबर हैं, 5 बच्चों के बराबर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है लिफ्ट में कितने एडल्ट ला सकते हैं, या तो 18 एडल्ट आ सकते हैं या फिर 30 बच्चे आ सकते हैं। जब 3 एडल्ट हमारे 18 बच्चों के बराबर हैं, सॉरी 5 बच्चों के बराबर हैं, 18 में बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितनों के लिए रह गया, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 18 एडल्ट इसमें आ सकते हैं, यानी 6 एडल्ट के लिए और बाकी है जगह। और 6 एडल्ट का मतलब क्या हो गया, 3 एडल्ट जो है 5 बच्चों के बराबर है, तो ये कितना है, 3 का डबल ही तो है, तो यहाँ पर ये कितने के बराबर हो गए, ये 10 बच्चों के बराबर हो गए, 10 चिल्ड्रन के बराबर ही हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर आपका 40 का बी वाला, यानी कि ये आपके जो बाद बाकी 6 लोग और बचे हैं ये किसके बराबर हैं, 10 चिल्ड्रन के बराबर हैं। यानी कि यहाँ पर लिफ्ट में अगर ऑलरेडी 12 एडल्ट हैं तो यहाँ पर 10 बच्चे और इसमें समायोजित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 40 में का बी वाला। 41वां प्रश्न है अब आपका, किसी व्यक्ति ने 22,800 रुपये कीमत का रेफ्रिजरेटर 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक पर खरीदा है। पहले वर्ष के अंत पर उसने 8,650 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत पर 9,125 रुपये चुकाए। ऋण पूरा चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करना होगा। देखिए प्रश्न तो सिंपल है लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंथी है और आई होप एग्जाम में आप इस तरह के प्रश्नों को अवॉइड करें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये प्रश्न 5 से 6 मिनट बड़े आराम से आपका ले जाएगा। तो यहाँ पर जो पहली साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, आप अपना कॉपी पे लिख लेना। ये फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका वो बताया गया है, कितना बताया गया है, ये तो आपकी जो मूलधन बताया गया है यानी कि कितना है 22,800 रुपये बताया गया है। इसके ऊपर कितना लगेगा 12.5%, 22,800 के ऊपर कितना लगेगा ये आपका लगेगा 12.5%। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए 12.5/100। तो ये आप जब इसे काटेंगे और इसका जो निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2850, 2,850 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी आपकी वैल्यू 2,850। ये क्या मिल गया हमें, ये इंटरेस्ट मिल गया, पहली साल का इंटरेस्ट मिल गया। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणा ये कहती है कि इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। भाई इंटरेस्ट जो होता है वो ब्याज पर ब्याज की अवधारणा तो होती है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हमारा जो मिश्रधन हो गया वो मिश्रधन कितना हो गया भाई, अगर जो मिश्रधन है वो हमारा आप कितना हो गया, यानी कि हमारा जो मूलधन है, मूलधन में ये आपकी जो ब्याज है ये और जुड़ गया। तो यानी कि आपका जो मूलधन कितना था 22,800 था, 22,800 में आपने यहाँ पर कितना ब्याज जोड़ दिया 2,850। तो अब ये कितना हो गया यहाँ पर, ये अब आपका जो हो गया ये हो गया आपका यानी कि 25,650,
25,650। ध्यान देना यहाँ तक, ये हो गया हमारा 25,650। अब ये हमें 1 साल के लिए में भुगतान करना है इतना। ध्यान देना, 1 साल का मतलब क्या है, 31 दिसंबर को हमें भुगतान करना है। मान लीजिए किसी ने 1 जनवरी को जो है लिया है और भुगतान के लिए यहाँ पर बोला गया है कि 1 साल में आपको 12.5% का यहाँ पे ब्याज देना है। तो यहाँ पर ये 31 दिसंबर जब होगा तो आपको इतना भुगतान ये करना होगा। यानी ये तो आपका मूलधन हो गया इतना इतना, और इसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज जो बनी है वो 2,850 रुपये बनी है, और टोटल मिला दिया गया तो कितना हो गया, 25,650 हो गया। अब व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति पूरी रकम नहीं देता है, व्यक्ति पहले साल में कितने रुपए देता है, 8,600 साल। यानी फर्स्ट ईयर में जो ये भुगतान करता है, ये पे करता है व्यक्ति, जो भी इसके द्वारा पे किए गए हैं वो कितने किए गए हैं, वो किए गए हैं यहाँ पर 8,650। तो ऑब्वियसली बात है इसमें से घट जाएंगे 25,650 में से, क्योंकि 25,650 पूरा 1 साल का बन रहा है। तो 25,650 माइनस 8,650 कितना हुआ यहाँ पर, ये जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी 17,000। ठीक है, ये तो पहली साल का हो गया, यानी पहली साल में इसने 8,650 रुपये जमा किए और इसके अब कितने शेष रह गए हैं, 17,000 रुपये शेष रह गए हैं। ठीक है, अब सेकंड ईयर में पहुंच गए। अब सेकंड ईयर में भी आप देखेंगे, सेकंड ईयर में क्या है, आपके 17,000 रुपये के ऊपर कितना ब्याज लगेगा, वही 12% की हमने ब्याज दर है यहाँ पर। तो सेकंड ईयर में भी आप चलेंगे, सेकंड ईयर का आप कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए। ठीक है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर, 17,000 के ऊपर। तो 17,000 इंटू 12.5 अपॉन क्या है 100, इससे ऐसे काट दीजिए आप। यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे, आपका 17.5 का जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2,125। क्योंकि ये सारी वैल्यू मैंने अपनी कॉपी पर निकाल के रख ली हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2,125। आप अपना करके देख लीजिए। अब देखिए ये तो हमें प्राप्त हो गया सेकेंड ईयर का कितना, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो है किसमें जुड़ जाएगा, मूलधन में जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो आपका मिश्र धन कितना बनेगा, यहाँ पर आपका जो मिश्र धन बनेगा तो उसको लिख लीजिए, मिश्र धन बराबर कितना होगा, 17,000 प्लस 2,125। ये आपका जो फाइनली बनेगा वो बनेगा 19,125। अब देखिए यहाँ पर आप सेकंड किस्त ये पे करेगा, भाई ये तो फर्स्ट ईयर का पे है। सेकंड ईयर में भी इसने क्या है, जो बन रहा था पूरा पैसा नहीं पे किया। तो सेकंड ईयर में जो इसने पे किया है वो कितना किया है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड ईयर में इसने 9,125 रुपये चुकाए हैं। तो यहाँ पर 19,125 रुपये चुकाने थे, लेकिन इसने कितने चुकाए, मात्र 9,125 रुपये चुकाए। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचा अब यहाँ पर, इसमें से अगर आप इसको घटाएंगे तो आपको 10,000 रुपये बचा, 10,000। अब चूंकि 10,000 रुपये बचा है, अब 10,000 रुपये पर हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी अब थर्ड ईयर के लिए चक्रवृद्धि, क्योंकि अब ये अगली साल का पूरा लग जाएगा इसके ऊपर ब्याज। तो थर्ड ईयर के लिए आप निकालेंगे इसके ऊपर कंपाउंड। थर्ड ईयर के लिए इसके ऊपर कंपाउंड जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10,000। ठीक है, 12.5% की दर है, गुणा 12.5 अपॉन 100। अब इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपकी जो आ जाएगी यहाँ पर 1,250 रुपये। यानी 10,000 रुपये पर आप इसको चक्रवृद्धि कितना देना पड़ेगा, 1,250। अब टोटल जो मिश्र धन बन गया वो कितना बन गया मिलाकर, ये आपका बन गया यहाँ पर मिश्र धन बराबर, ये बन गया यहाँ पर 10,000 प्लस 1,250। यानी कि ये आपका जो पैसा हो गया यहाँ पर आपका हो गया 11,250 रुपया हो गया। यानी कि अब तीसरे साल में जब वो अपनी किस्त चुकाएगा या पूरी जितना रकम है वो चुकाना चाहता है तो उसको 11,250 का भुगतान करना होगा। तो आपका आंसर होगा 41 का यहाँ पर डी वाला। देख लीजिए आप, बेसिकली इस तरह के जो प्रश्न हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं। ये तो कैलकुलेशन मेरी कॉपी पर की हुई है, और जिस लोगों ने जो लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनको वहाँ पे टाइम लगना ही लगना है। 5 मिनट तो बड़े आराम से लग जाएंगे। तो कोशिश करना है इसको अवॉइड करने की, या फिर कोई महान गणितज्ञ टाइप लोग हों तो कर सकते हैं। 42वां प्रश्न है अब आपका, निम्नांकित चित्रों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, 4 जो चित्र दिए हुए हैं, ऊपर चित्र 1 से लेकर 6 तक कुछ भाग नियमित दिशाओं में अपनी स्थितियां बदलते हुए दिखाए गए हैं। उसी अनुक्रम का अनुसरण करते हुए नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा चरण साथ में आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पैटर्न है, यानी कि ये जो आपका जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ग है ये इस तरफ आ रहा है, और जो आपका त्रिभुज है वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से अब इस खाने में पहुंचा। आप सेकंड चित्र में आप देख पा रहे हैं ये त्रिभुज है, ये यहाँ से इसमें आया, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे ये अब इस खाने में आया, ये आपका इस खाने में आएगा, तो आप ये यहाँ पर रिजल्ट देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे पहुंच गया और ये आपका जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पर आ गया, तो आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है,
ये यहाँ पर अब पहुँच जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ आ गया। अब अगले वाले में क्या हुआ, दोनों एक साथ इसमें आ गए और ये आपका इसमें आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका ये जो है रेक्टेंगल ये ऊपर निकल जाएगा और आपका जो ट्राइंगल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से बन जाएगा, ये ट्राइंगल आ जाएगा, ये आपका ये रेक्टेंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, यहाँ पर आंसर है आपका 42 का बी वाला। 43वां प्रश्न है अब आपका, निम्नांकित आलेखों पर विचार कीजिए। आलेखों में दिए गए वक्र कुछ दशकों की अवधि में दो देशों ए और बी की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए आपके पास कंट्री ए है, कंट्री बी है, और देखिए यहाँ पर बताया गया है जो ये वक्र दिया हुआ है इसमें कौन सी लाइन जो क्या डिनोट कर रही है वो बताया गया है। जो आपकी बिल्कुल काली सी लाइन देख रहे हैं ये 15 साल से कम आयु समूह के बच्चों को दर्शा रही है, यानी कि जो 15 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको दर्शा रही है। वहीं जो डॉट डॉट वाली लाइन है 15 से 64 वाले आयु समूह को दर्शा रही है। ये वाली जो है 15 से लेकर 64 वालों को ही दर्शा रहे हैं। ये वाला जो बड़ा वाला डॉट डॉट है ये आपका 64 प्लस यानी सीनियर सिटीजन जो लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन, इनको दर्शा रही है। सेम ये वाला यहाँ पर भी आएगा, यानी सेम यही जो है यहाँ पर भी है, कोई चेंजेस नहीं है। मैंने यहाँ पर अलग से इसलिए लिख दिए हैं, शायद किसी को पढ़ने में नहीं आ रहा हो। उपर्युक्त आलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इन्फरेंस निकाले जा सकते हैं। पिछले 2.5 दशकों में देश बी के निर्भरता अनुपात में कमी आई है। देखिए यहाँ पर पिछले 2.5 दशक, यानी कि यहाँ पर ये 2050 हो गया ये वाला। अब इसका 2.5 दशक, एक दशक जो होता है आपका ये तो पता ही होगा 10 ईयर के बराबर होता है, यानी एक दशक जो है आपका 10 साल के बराबर होता है। 2.5 का मतलब क्या हो गया, 2.5 दशक के मतलब का मतलब हो गया यहाँ पर 25 ईयर। और ये बोल रहा है पिछले 2.5 दशकों में देश बी के निर्भरता अनुपात में कमी आई है। पिछले 2.5 दशक यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ये 2025 से लेकर 50 तक की बात हो रही है। 25 से लेकर 50 तक की बात हो रही है। यहाँ पर ही 25 से लेकर ये 50 तक की बात हो रही है, यानी कि 25 से लेकर ये 50 तक की यहाँ पे बात कर रहा है। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 25 से लेकर 50 तक की। तो इसमें बोला गया पिछले 2.5 दशकों में देश बी के निर्भरता अनुपात में कमी आई है। अब देखिए समझने वाली बात यह है, निर्भर कौन होता है। हमने इकोनॉमी पढ़ी है, इकोनॉमी में हम जानते हैं जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और 64 प्लस वाले जो सीनियर सिटीजन होते हैं ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोली जाती है, यानी ये डिपेंडेंट है, ये किसी प्रकार की कार्यशील जनसंख्या नहीं है बल्कि ये डिपेंड है। वहीं आपके 15 से लेकर 64 साल के जो बीच की जो आयु समूह है इसको वर्किंग पॉपुलेशन बोला जाता है, यानी कि ये कार्यशील जनसंख्या बोली जाती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यानी वर्क करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन बोले जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, 15 से कम उम्र के बच्चे और 64 प्लस वाले जो सीनियर सिटीजन है ये आपके क्या है, ये डिपेंडेंट है, यानी कि ये आश्रित हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि पिछले 2.5 दशकों में देश बी के निर्भरता अनुपात में कमी आई है। अगर आप 2025 से लेकर यहाँ से लेकर 30-50 के बीच में देखें तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो वर्किंग वाला जो है, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन है, इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पर जो निर्भरता अनुपात है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इसमें ऑब्वियसली बात है कमी आई है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग वाली जो पॉपुलेशन है ये हमारी बढ़ रही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं जो हमारी कौन सी डिपेंड वाली जो पॉपुलेशन है उसमें कमी आई है। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है। सेकेंड है, अगले 2.5 दशकों के अंत में, यानी अगले 2.5 दशकों के अंत में देश ए का निर्भरता अनुपात देश बी के निर्भरता अनुपात की तुलना में बहुत कम हो जाएगा। देखिए अगले 2.5 वर्षों में, अगले का मतलब क्या हुआ, यानी 2050 के आगे की, 2050 से लेकर अब 75 तक की बात हो रही है, 2050 से लेकर 2075 तक की बात यहाँ पे हो रही है अगले 2.5 वर्षों में। ठीक है, समझने की बात है। तो देखिए यहाँ पर अगर ग्राफ में हम थोड़ा दिखा दें आपको, यानी कि इससे आगे की बात हो रही है, यहाँ से इससे आगे की बात हो रही है, यानी अगले 2.5 दशकों के अंत में देश ए का निर्भरता अनुपात देश बी के निर्भरता अनुपात की तुलना में बहुत कम हो जाएगा। देखिए इसके बारे में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम यहाँ पर कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसके बारे में आगे हमें जानकारी दी गई है। यहाँ पर केवल आपका 50 से लेकर 2050 तक का ग्राफ है, तो यही चीज़ें हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं। इससे आगे क्या होगा ये कुछ भी हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड वाला स्टेटमेंट अब आपका है यहाँ पर, अगले 2 दशकों में देश ए की तुलना में देश बी में कुल जनसंख्या के सापेक्ष कार्यशील जनसंख्या बढ़ जाएगी। यानी अगले 2 दशकों में अगर आप देखें, यानी कि आगे की तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या 2 दशकों में यहाँ पर आप देखें इसकी तरफ, यानी कि आने वाले 20 सालों में, तो क्या है यहाँ पर बोला गया है कि देश ए की तुलना में देश बी में कुल जनसंख्या के सापेक्ष जो है कार्यशील जनसंख्या बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें
तो यहाँ पर क्या है, जो ये ग्राफ है देश ए वाला कार्यशील जनसंख्या ग्राफ है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी नतोदर होता जा रहा है, नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। वहीं देश बी वाला ग्राफ जो है ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे देश ए में जो डिपेंडेंसी वाला जो ग्राफ है सीनियर सिटीजन वाला, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो रीजन है। दो रीजन क्या है, यानी कि ये क्या है, इसकी जो कहीं ना कहीं निर्भरता वाला जो रेशियो है वो इसमें बढ़ रहा है, देश ए में बढ़ रहा है। वहीं देश बी में क्या है, कम हो रहा है। यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, वहीं जो निर्भरता वाले हैं उनकी संख्या देखिए आप, ग्राफ जो नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरह से ये भी जा रहा है। तो हम यहाँ पर इस आधार पर ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 दशकों में देश ए की तुलना में देश बी में कुल जनसंख्या के सापेक्ष जो कार्यशील जनसंख्या है यानी वर्किंग पॉपुलेशन है ये बढ़ जाएगी, ये हम ये बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर आपके जो 2-3 रीजन है वो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया है, यानी इसके ऊपर लाइन फिराकर आपको बता भी दिए हैं। तो हाँ, यहाँ पर आपका जो है केवल 1 और 3 कथन सही होगा। तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। 44वां प्रश्न है अब आपका, लक्ष्मी, उसका भाई, उसकी पुत्री और उसका पुत्र बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। देखिए मैं पहले लिख लेता हूं, लक्ष्मी का भाई है यहाँ पर, यानी कि लक्ष्मी का ब्रदर है, लक्ष्मी स्वयं है, लक्ष्मी को एल से नोट कर दे रहा हूं। इसके अलावा लक्ष्मी का सन है यानी कि LS, और लक्ष्मी की कौन है, डॉटर है, LD। आप याद रखेंगे, यानी कि लक्ष्मी का भाई LB, लक्ष्मी ब्रदर, लक्ष्मी स्वयं है, लक्ष्मी का यहाँ पर क्या है, बेटा है सन, और लक्ष्मी की डॉटर है। बैडमिंटन खिलाड़ी है। एक युगल यानी डबल्स खेल प्रारंभ होने वाला है, यानी कि युगल का मतलब क्या है, टेनिस में होता नहीं है 2-2 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी इस तरफ 2 खिलाड़ी उस तरफ होते हैं पाले के। तो बोला गया है यहाँ पर एक इस तरह से, यहाँ पर ये नेट खिंचा हुआ है, 1-2 खिलाड़ी इस तरफ है और 2 खिलाड़ी इस तरफ है। लक्ष्मी का भाई उसकी पुत्री से नेट के पार ठीक सम्मुख है, यानी कि एक तरफ क्या है, लक्ष्मी का भाई है यहाँ पर, ठीक है, लक्ष्मी ब्रदर है, और ये उसकी पुत्री से यानी लक्ष्मी की डॉटर के बिल्कुल ठीक सामने है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। अगला है यहाँ पर, उसका पुत्र, किसका, लक्ष्मी का पुत्र सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर से नेट के पार विकट है सम्मुख है, विकट है सम्मुख है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देना, उसका पुत्र सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर से नेट के पार विकट सम्मुख है, और सबसे अच्छा खिलाड़ी तथा सबसे खराब खिलाड़ी नेट के एक ही तरफ है। हमें पता चल गया कि सबसे अच्छा खिलाड़ी जो है यानी सबसे अच्छा जो है और सबसे खराब जो है किस तरफ है, एक ही तरफ है। सबसे अच्छा और खराब जो है ये एक साइड में है, चाहे तो ये इस साइड में हो या फिर इस साइड में हो। और जो सेकंड वाली कंडीशन कही गई है कि उसका पुत्र जो है सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर, सबसे खराब खिलाड़ी मान लीजिए यहाँ पर एक सबसे खराब खिलाड़ी है, इसका सहोदर ये वाला है, सहोदर का मतलब होता है पड़ोसी या इसका साथी। तो इसका सहोदर के विकट पर, विकट का मतलब क्या है, आप त्रिभुज में विकट बनाते होंगे तो ये विकट होता है इस तरह से। तो आप देख लीजिए ये जो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के दिखाया है, इस हिसाब से क्या बनेगा, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि यहाँ पर लक्ष्मी का कौन आ जाएगा, यहाँ पर लक्ष्मी का बेटा आ जाएगा, और सबसे अच्छा खिलाड़ी उस हिसाब से कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ये सबसे अच्छा जो हो गया आपका ये वाला हो गया, ये वाला आपका सबसे अच्छा हो गया, खिलाड़ी हो गया, ठीक है। और बचा कौन है यहाँ पे बचा है आपकी लक्ष्मी बची है। और ये बोला गया है कि यहाँ पे सबसे अच्छा और सबसे खराब खिलाड़ी नेट के एक ही तरफ है, यानी लक्ष्मी क्या है, सबसे खराब खिलाड़ी है, सबसे खराब है, ठीक है, ये लिख लेना सबसे खराब है। तो यहां पर आप देखें सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, उसका भाई, यानी किसका, लक्ष्मी का भाई। तो यहां पर आंसर होगा 44 का ए वाला। 45वां प्रश्न है आपका, यहां पर नीचे दिए गए आलेख में एक वर्ष की अवधि में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रमुख नीतिगत दरों से अनेक बार किए गए परिवर्तनों को दिखाया गया है। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं 2010 से 11 तक का ग्राफ है। रेपो रेट है, CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, और रिवर्स रेपो रेट है, ये बताई गई है। आप यहां पर ये भी देख रहे हैं रेपो रेट भी बढ़ रही है, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ रही है, दोनों यहां पर बढ़ रही हैं, यानी कि यहां पर दोनों में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 2010 से लेकर 11 तक अगर आप देखेंगे तो 5.5% है, यहाँ 7.5% हो गई है। इसी तरह ये 4% है, ये यहाँ पर कितनी 6.5% हो गई है। सबसे पहले रेपो रेट और अगर रिवर्स रेपो रेट अगर आपको याद है तो आपको यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको ग्राफ से घबराने की जरूरत है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रेपो रेट का मतलब ये होता है कि वह दर जिस दर पर RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत की अन्य बैंकों को क्या देता है, लोन देता है, लोन देता है, वो आपकी क्या हो गई,
ये होगी आपकी रेपो रेट। ठीक है, आरबीआई जो है, जो भारत के अन्य बैंक हैं, इनको जो क्या है लोन देता है वो क्या किस पर देता है, रेपो रेट पर देता है। मान लीजिए आरबीआई ने अपनी जो, हम एक यहाँ पर एसबीआई ले लेते हैं इसकी एक दूसरी तरफ कि भाई एसबीआई ने इससे लोन उठाया, अगर आरबीआई ने यहाँ पर अपनी दरें बढ़ा दी हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो एसबीआई भी जिन लोगों को लोन बांटेगा उनसे, मान लीजिए यहाँ पर आरबीआई ने 6% की ब्याज दर पर ये लोन दिया है इसको। ठीक है, अब एसबीआई इस पैसे को बांटेगा तो एसबीआई ऑब्वियस सी बात है 6% पे तो नहीं बांटेगा, इससे ज़्यादा भी तो बांटेगा, तभी तो प्रॉफिट कमाएगा थोड़ा सा और तब ये वापस भी कर पाएगा। तो ये हो गया आपका रेपो रेट। ठीक है, ये आपका रेपो रेट हो गया। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, यानी एक रिवर्स रेपो रेट और होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जो अधिशेष पैसा होता है, जो भी आपकी भारतीय बैंक है इनका बचा हुआ पैसा होता है, और ये उस पैसे को कहाँ पर रख देते हैं, आपके आरबीआई में रख देते हैं। तो उस पैसे पर आरबीआई क्या करता है, इन्हें ब्याज देता है। इन्हें क्या देता है, इन्हें ब्याज देता है। ठीक है, इंटरेस्ट देता है, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तब बढ़ाई जाती है जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए, मार्केट में कैश फ्लो सबसे ज़्यादा हो जाए, उस समय क्या करते हैं हम लोग उस समय रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों बढ़ा देते हैं। रेपो रेट बढ़ाने से ये होगा कि बैंक जो है अब अनाप शनाप लोन नहीं बांटेंगे, दूसरी बात। और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, बैंक अब जो है अपना लोन ग्राहकों को बांटने की अपेक्षा आरबीआई में रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। इससे क्या होगा, जो मार्केट में मौजूद अतिरिक्त कैश है वो कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, इससे कीमतें स्थिर हो जाएंगी, कीमतें बढ़ेंगी नहीं, यानी इन्फ्लेशन जो होगा, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति जो है वो नहीं बढ़ पाएगी, इसका ये लाभ होगा। तो इसलिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक की इस कार्यवाही का सबसे संभव कारण है? पहला, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं। तरलता में वृद्धि करना, लिक्विडिटी में वृद्धि करना, ये भी नहीं। सार्वजनिक और निजी दोनों बचतों को में वृद्धि करना, ये भी नहीं। स्फीति विरोधी कदम है ये, यानी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कदम उठाया गया है इस तरह का। तो आई होप मैंने सीसेट में आपको इकोनॉमी का लेक्चर दे दिया तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। तो 45 का होगा यहाँ पर डी वाला। अब देखिए यहाँ पर भी आपको टेबल दी हुई है, टेबल से घबराना नहीं है। ये सब टेबल है यहाँ पर। ये वाला 2018 का जो पेपर बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, केवल अभ्यर्थियों को डराने के लिए बनाया गया है। अगर आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। नीचे दी गई तालिका में किसी विशेष वर्ष में किसी देश के विभिन्न राज्यों की जीडीपी वृद्धि दर और दूरसंचार सघनता आंकड़े दिखाए गए हैं। इस तालिका का अध्ययन कीजिए और आगे आने वाले 2 प्रश्नांकों के उत्तर दीजिए। यानी एक तरफ राज्य दिए गए हैं, यहाँ तक 18 राज्य दिए हैं, प्रति व्यक्ति आय दी गई है डॉलर में, जीडीपी वृद्धि दर दी गई है परसेंटेज में, दूरसंचार सघनता दी गई है कितनी है। 46 आपका जो प्रश्न है इसमें, ऊपर दी गई तालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है या निकाले जा सकते हैं। पहला है यहाँ पर, यानी इसके आधार पर बिहाफ पर पहला वाला जो है यहाँ पर बोला गया है, उच्चतर प्रति व्यक्ति आय सामान्यतः उच्चतर दूरसंचार सघनता से संबद्ध होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उच्चतर प्रति व्यक्ति आय, जैसे यहाँ पर 704 है प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पर दूरसंचार सघनता भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है, 70.27 देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 891 है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको दूरसंचार सघनता अच्छी खासी देखने को मिल रही है। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर भी अच्छी खासी 1070 है, यहाँ पर दूरसंचार सघनता आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर 900 है, यहाँ पर भी आपको दूरसंचार सघनता अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 720 है, यहाँ पर भी आपको देखो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 893 है, यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ठीक है, 966 है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अच्छी खासी है। 864 है, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप। ठीक है, इसी तरह से इस वाले पर भी आप ये देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि उच्चतर जो प्रति व्यक्ति आय है सामान्यतः उच्चतर दूरसंचार सघनता से संबद्ध होती है। ये इस तरह के हमारे पास कई सारे राज्य इस तरह का डेटा जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला आपका स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, उच्चतर जीडीपी वृद्धि दर सदा उच्चतर प्रति व्यक्ति आय को सुनिश्चित करती है। देखिए यहाँ पर बोला गया कि उच्चतर जो जीडीपी है ये हमेशा उच्चतर प्रति व्यक्ति आय को सुनिश्चित करती है। ये देख लेते हैं, जिनकी जीडीपी हाई है, जैसे 9.52 जीडीपी है, क्या प्रति व्यक्ति आय उतनी ज़्यादा है। 10.83 जीडीपी है, प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं बहुत कम है। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक है, एक रीजन ये है। एक आप देख लीजिए यहाँ पे और भी है, यहाँ पर जैसे ये वाला है, यानी एक तो ये हो गया और ये है। यहाँ पर जीडीपी 7.49 है यहाँ पर, लेकिन आप देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला, यानी कि यहाँ पर जीडीपी ये वाली भी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, 9.37 है, प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। आप ऊपर चलिए जैसे जैसे, तो ऊपर भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं 9.78 है यहाँ पर जीडीपी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर कम है।
तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि उच्चतर जीडीपी वृद्धि दर जो है सदा उच्चतर प्रति व्यक्ति आय को सुनिश्चित नहीं करती। यानी जो आपके 18 राज्यों का डेटा दिया हुआ है, इसमें ऐसे भी कुछ राज्य यहाँ पे दिखाए गए हैं जो कि उच्चतर जीडीपी वृद्धि दर तो दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जैसे हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं, 1 2 3 4 आइडेंटिफाई भी किए हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। अगला है उच्चतर जीडीपी वृद्धि दर उच्चतर दूरसंचार सघनता को आवश्यक रूप से सुनिश्चित नहीं करती। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ आवश्यक रूप से सुनिश्चित नहीं करती, यानी उच्चतर जीडीपी वृद्धि दर उच्चतर दूरसंचार सघनता को आवश्यक रूप से सुनिश्चित नहीं करती। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 5.92 है, लेकिन यहाँ पर आप दूरसंचार सघनता क्या है 6 है। यहाँ पर जीडीपी 9.78 है, लेकिन यहाँ पर दूरसंचार सघनता आप कितनी देख रहे हैं, कम है, काफ़ी कम है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपके सामने ये एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं कि उच्चतर जीडीपी वृद्धि दर जो है वो उच्चतर दूरसंचार सघनता को आवश्यक रूप से सुनिश्चित नहीं करती। तो थर्ड वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। 46 का आपका पहला तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका सी वाला 1 और 3। अब आपका 47 है, ये भी इसी पर ही आधारित प्रश्न है। ऊपर दी गई तालिका के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, यानी ऊपर जो तालिका दी गई है इसके बारे में जो पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं वैध हैं। पहला है यहाँ पर, पहली पूर्व धारणा देख लेते हैं। आजकल पहले से ही उच्च निष्पादन करने वाले किसी राज्य की संपन्नता दूरसंचार अवसंरचना में बृहद निवेशों को जारी रखे बिना कायम नहीं रखी जा सकती। देखिए ध्यान देना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो चीज़ हमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं हो, जो चीज़ हमारे प्रश्न में जो परिच्छेद है या कोई भी वो डेटा या फिर कोई डेटा जो है अगर वो गिवन नहीं है तो उसको हम हमेशा फॉल्स लगाएंगे। तो यहाँ पर उसके बारे में कोई डेटा ही नहीं दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है, ये गलत है। ठीक है, सेकंड है, आजकल बहुत उच्च दूरसंचार सघनता किसी राज्य में व्यवसाय एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। ठीक है, यहाँ तो ना तो व्यवसाय की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर ये बात हो रही है कि इससे आर्थिक विकास हो रहा है, कुछ भी बात नहीं हो रही है। यानी कि और जीडीपी वृद्धि दर भी यहाँ पर आप देख चुके हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में कि जीडीपी वृद्धि दर भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है दूरसंचार सघनता बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर, ये भी हमने देख लिया है। ये भी हमने देख लिया कि जीडीपी जो है, जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही होगी, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट इस आधार पर अपने आप गलत हो जाएगा कि आजकल बहुत उच्च दूरसंचार सघनता किसी राज्य में व्यवसाय एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त नहीं हो सकती है। ये भी यहाँ पर एक हम देख सकते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दिया है 104 है यहाँ पर, यानी दूरसंचार सघनता है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, काफ़ी कम है। ये आपको एक यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल भी मिल गया यहाँ पर, ऐसे खोजेंगे और भी एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आप ये वाला है 76.12 है, यहाँ पर भी कम है ये वाली। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक एग्जाम्पल और भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे इसको भी मान सकते हैं हम, काफ़ी कम है ये इसकी तुलना में। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, तो आंसर होगा आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 48वां प्रश्न है अब आपका। देखिए सारे प्रश्न आपके इस पेपर में इसी तरह से प्रश्न हैं, ग्राफ वाले प्रश्न हैं। चाहे तो हो सकता है कि भाई यूपीएससी ने अपना पैटर्न और ज़्यादा टफ किया हो बच्चों को छटनी करने के लिए, बच्चों को बाहर निकालने के लिए। तो ये पेपर आपका अब तक जितने पेपर मैंने करवाए हैं सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग इस पेपर ने लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ इसमें में क्वेश्चन है और समझाने भी ज़्यादा पड़ रहे हैं। नीचे दिया गया आलेख 2 दशकों की अवधि में हमारे कर राजस्व के संयोजन को प्रदर्शित करता है। ऊपर दिए गए आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इन्फरेंस निकाला जा सकता है या निकाले जा सकते हैं। पहला है यहाँ पर, इसमें पहला वाला बोला गया है, दी गई समयावधि में समग्र कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष करों से राजस्व में वृद्धि हुई, जबकि अप्रत्यक्ष करों से राजस्व में कमी आई। देखिए प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं पहले आप जान लीजिए। प्रत्यक्ष कर में आपका कंपनी कर आ जाता है, व्यक्तिगत आयकर आ जाता है। ये दोनों क्या है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। ठीक है, वहीं आपका उत्पाद शुल्क हुआ, सीमा शुल्क हुआ या फिर सेवा कर हुआ, ये जो तीनों हैं आपके, ये तीनों किस में आ जाती हैं, इनडायरेक्ट में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, अगर आप दिए गए चार्ट में देखें तो प्रत्यक्ष कर अर्थात कंपनी कर या फिर आय कर, ये वर्ष 2009-10, ठीक है 2009-10, यानी कि जो कंपनी कर है इसके लिए ... ये कंपनी कर है आपका। ठीक है, मैं सी लिख दे रहा हूँ इसके आगे ताकि समझ में आ जाए कि ये आपकी कंपनी वाला कर है। ठीक है, ये कंपनी कर है ये वाला,
ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने फिरा दी है पेन। और व्यक्तिगत कर आप देख पा रहे हैं, व्यक्तिगत कर वाला आपका कौन सा है, ये वाला है, ये जो है व्यक्तिगत कर की लाइन चल रही है, ये इस तरह से ये, ठीक है, कंपनी कर, और ये यानी कि जो इंडिविजुअल वाला जो कर है वो वाला है, व्यक्तिगत कर है, ठीक है, कंपनी कर है, और ये इंडिविजुअल वाला जो कर है वो है। तो बोला गया है कि दी गई समयावधि में समग्र कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष करों से राजस्व में वृद्धि हुई, जबकि अप्रत्यक्ष करों से राजस्व में कमी आई। यानी प्रत्यक्ष कर जो है वो लगातार आप देख रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स सबसे बड़ा टैक्स होता है, इसके बाद आपका जो है आपका इंडिविजुअल इनकम आ जाती है, यानी व्यक्तिगत आयकर आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लगातार 90 से 91 से लेकर 10-11 तक एकदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सबके ग्राफ कहाँ हैं, नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, उनमें कमी आती जा रही है। तो यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड है, उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि दी गई समयावधि में निर्माण क्षेत्र का विकास ऋणात्मक रहा। उत्पाद शुल्क मान लें ये वाला, यानी कि एक्साइज ड्यूटी जो है आपका, ये बोला गया है उत्पाद शुल्क से प्राप्त जो राजस्व की प्राप्ति है, उत्पाद शुल्क जो है आपका स्ट्रेट लाइन में दिखाया गया है, ये इस तरह से ये वाला ये दिखाया गया है, इसके ऊपर मैं ये फिराता जा रहा हूँ ऐसे करके, जो आपका उत्पाद शुल्क की लाइन है ये इस तरह से जा रही है ये, ठीक है। तो बोला गया उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति ये प्रदर्शित करती है कि दी गई समयावधि में निर्माण क्षेत्र का विकास ऋणात्मक रहा है। देखिए उत्पाद शुल्क केवल निर्माण क्षेत्र से ही नहीं आता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उससे ही नहीं आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे भी उत्पाद शुल्क आपको वसूल होता है। जैसे एल्कोहल हुआ, यानी कि एल्कोहल से भी हमें उत्पाद शुल्क मिलता है, ठीक है, उस पर भी हम लेते हैं। टोबैको जो प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर भी उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि उत्पाद शुल्क की वजह से, उत्पाद शुल्क में कमी की वजह से जो निर्माण सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कमी आई है, उसका विकास ऋणात्मक रहा है, ये आप यहाँ पर कथन ये अपने आप में गलत हो जाएगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका केवल 1। 49वां प्रश्न है आपका, यदि x - y = 8 तो निम्नलिखित में से कौन सा या शेष सत्य होना ही चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन आपको करना है। पहला है यहाँ पर x y के किसी भी मान के लिए x तथा y दोनों धनात्मक ही होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं x y क्या दोनों धनात्मक होने चाहिए या ऋणात्मक होने से भी ये मान हमें प्राप्त हो सकता है क्या। अगर हम कंसीडर कर लें कि x बराबर क्या है 6 है और y बराबर हम ये मान लेते हैं कि y बराबर -2 है। अब आप रख लीजिए इसमें, यानी जो आपकी x - y = 8 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 6 माइनस, चूंकि ये माइनस का 2 है और ये आपका कितना है, ये आपके आगे 8 है, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 6 + 2 = 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो कहा गया है स्टेटमेंट कि x y के किसी भी मान के लिए x y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि हमने साबित कर दिया, क्योंकि हमने माइनस की वैल्यू ली और माइनस माइनस यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वाला है x y के किसी भी मान के लिए यदि x धनात्मक है, यानी मान लीजिए x जो है पॉजिटिव है तो y ऋणात्मक होना ही चाहिए। भाई इसमें बोला गया है कि अगर मान लीजिए x धनात्मक है, ऐसे मान लेते हैं कि x जो है ये कितना है 10 है और हम ये मान लेते हैं y जो है आपका 2 है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि अगर मान लीजिए x धनात्मक है तो y ऋणात्मक होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। आप मान रख के देख लीजिए 10 - 2 कितना आ गया 8 आ गया। ऑब्वियस सी बात है, y का मान धनात्मक है, x का भी मान धनात्मक है, तो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट जो कहा गया वो भी गलत हो जाएगा। थर्ड है x y के किसी भी मान के लिए यदि x ऋणात्मक है तो y धनात्मक होना ही चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए x नेगेटिव है तो y क्या है पॉजिटिव होना ही चाहिए। ये भी जरूरी नहीं है कि भाई मान लीजिए x का मान कितना है, हम मान लेते हैं x बराबर -2, ठीक है, और y बराबर हम मान लेते हैं -10। कर लीजिए आप सॉल्व, कितना आएगा -2 -10, ठीक है, ये आपका -2 आ गया, ये आपका पॉजिटिव होगा 10 हो गया, और आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत हो रहा है। यानी x y किसी भी मान के लिए यदि x ऋणात्मक है तो y धनात्मक होना ही चाहिए, ये भी गलत है, y ऋणात्मक भी हो सकता है तो भी आंसर आ रहा है ये। तो यहाँ पर आपका देखेंगे आंसर होगा आपका डी, यानी 1, 2 और 3 में से कोई नहीं है, तो आंसर है आपका 49 का डी। 50वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, एक संख्या 3 अंकों से बनी है। यानी कि यहाँ बोला गया है कि कोई नंबर है आपका, ये किससे बना है, ये आपके 3 अंकों से ये संख्या बनी है, जिनमें मध्य वाला अंक जो है क्या है 0 है। जैसे कोई संख्या है आपकी x, सॉरी मैं लिख देता हूँ, ये x, y
और जेड 3 अंकों की संख्या। इस तरह के प्रश्न हम पिछले वाले पेपर में भी कर चुके हैं। और यानी कि इसमें मध्य वाला अंक यानी ये जो है बाई बराबर जो बोला गया है, यानी ये संख्या है आपकी एक्स वाई जेड, इसमें बोला गया है कि जो मध्य वाला अंक, मध्य वाला कौन सा है, बाई वाला अंक है, यानी बाई बराबर बोला गया है कितना है, 0 है, 0 है, ये बात हमें दी हुई है। और उनका योग किसका होगा भाई, जब बाई 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है एक्स प्लस जेड ही तो बचा, और एक्स प्लस जेड का योग बताया गया है, कितना बताया गया है, ये 4 है, ये बात यहाँ पर दी हुई है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यदि प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय इंटरचेंज करने पर बनी संख्या स्वयं उसी संख्या से 198 अधिक है तो प्रथम तथा अंतिम अंकों के बीच का अंतर क्या है। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। मैंने आपको पहले पिछली वाले पेपर में भी बताया था कि ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर आप इसको लिखेंगे अलग पृथक रूप में तो आपका क्या हो जाएगा, 100 जो है यहाँ पर x हो जाएगा प्लस 10 बाई हो जाएगा प्लस z हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उत्क्रमित करके लिखेंगे, रिवर्स में लिखेंगे तो रिवर्स में लिखने पे क्या हो जाएगा, यानी ये तो आपका ठीक है नॉर्मल रूप में हो गई। अगर आप इसको उल्टा कर लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगी, यानी पलट कर लिखने पे या यहाँ पर ये हो जाएगा 100z हो जाएगा, उसके अलावा प्लस 10 बाई हो जाएगा और प्लस यहाँ पर x आ जाएगा। इसी तरह से तो हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर कुछ चीज़ें नोटिस करना, चूंकि बाई का मान तो 0 है, अगर आप बाई यहाँ पर भी 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पद तो निकल जाएगा, बाई वाला पद निकल जाएगा। पद कौन कौन से बचेंगे फिर आपके, ये 100x बचेगा और प्लस z बचेगा इधर, और इधर अगर आप देखें तो इधर कौन सा बचेगा, 100z बचेगा और इधर x बचेगा या नहीं बचेगा भाई, बाई का तो मान 0, बाई अगर हमने रख दिया मान तो बाई निकल जाएगा पद। अब यहाँ पर जो प्रश्न में कहा गया है कि यदि प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय करने पर बनी संख्या स्वयं उसी संख्या से 198 अधिक है, यानी कि ये जो संख्या है दूसरी संख्या बनी है, ये वाली संख्या इससे, इस वाली से 198 अधिक है। यानी कहने का मतलब क्या है, हम इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी कि दूसरी वाली संख्या में से पहली घटा देते हैं और इसका जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 198 के बराबर है। घटा दीजिए आप, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप घटा लीजिए, 100z में से एक ये वाली z घटाएंगे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, 100z में से ये घटाएंगे कितना हो गया, 99z हो गया, 99z माइनस ये कितना हो गया, 99x हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और कितने के बराबर है ये, 198, क्योंकि बोला गया है प्रश्न में कि यदि प्रथम और अंतिम अंकों का जो विनिमय है करने पर जो बनी संख्या है स्वयं उसी संख्या से 198 अधिक है, यानी कि ये संख्या इससे 198 अधिक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये इसमें से इसे घटाने पर कितने के बराबर आ जाएगी वैल्यू, 198 के बराबर। कर लीजिए सॉल्व, 99 से ही भाग दे दीजिए, तो 99 से आप भाग देंगे तो ये आपका दो बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा z माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब देखिए x और z को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसको इक्वेशन 1 और 2 इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपका यहाँ पर आ जाएगा मान, देखिए मैं डायरेक्ट मान भी निकाल सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ। z देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो जब आप इसको इसमें से करेंगे सॉल्व, ये जोड़ भी देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा 2z। ठीक है, इसके अलावा x एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, तो x कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 2। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, 2z बराबर हो जाएगा 6 और z का मान आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, z बराबर आपका आ जाएगा 3। और इसके अलावा जो x का मान है, z का मान आप रख लीजिए, इसी में रख दीजिए चाहे, ठीक है, या फिर दूसरे में रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, z का मान 3 रख दीजिए इसमें। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब संख्या कौन सी बनेगी भाई, संख्या x y z में बताया गया है, तो संख्या यहाँ पे कौन सी बनेगी, बाई तो 0 है तो संख्या आपकी ये बनेगी 1, 0 और 3। इसको पलटाने पे कौन सी संख्या बनेगी, 3, 0 और आपकी 1 बनेगी। अब आप अगर 301 में से 103 घटाएंगे तो इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 198 आ रहा है, घटा के देख सकते हैं आप। ठीक है, अब जो पूछा गया है वो पूछा गया है तो प्रथम तथा अंतिम अंकों के बीच का अंतर कितना है, यानी कि जो प्रथम और अंतिम अंक जो है इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, ये प्रथम अंक है और ये आपका अंतिम अंक है, इनके बीच का अंतर क्या है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 2 अंतर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 50 का बी वाला, यानी प्रथम और अंतिम अंकों के बीच का अंतर जो है वो 2 है, तो आंसर है यहाँ पर बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है, आपको यहाँ पर एकमात्र एक ऐसा चैनल है जिस पर CSET का पूरा कंटेंट करवाया जा रहा है। अधिकतर चैनलों ने आपने देखा भी होगा कि मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन कवर करवा दिया है, जबकि पैसेज वाला पोर्शन सभी ने छोड़ दिया, मोस्टली सभी ने छोड़ दिया, किसी ने नहीं करवाया है। तो आप लोगों को यहाँ पर इतना कुछ कंटेंट मिल रहा है, फिर भी आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो कम से कम आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, ताकि नए अभ्यर्थी भी जुड़ सकें और वो उनकी भी जो पढ़ाई है वो आसान बन सके। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।